एक उर्दू बोलने वाला एक ऐसा लीडर कराची से उभर रहा था जो कि बहुत आगे जाता। ये लोगों को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को शायद या उस वक्त के लोगों को उनके हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसको नजीब की 1990 की रात जब सन्नाटा छाया हुआ था, तब कराची के इलाके अजीज़ाबाद में एमक्यूएम के मरकज़ 90 पर हलचल मची हुई थी। अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त ताकत का ऐसा मंबा थे जिसके घर पर बड़ी बड़ी सियासी जमात के कायदीन हाज़िरियाँ लगा रहे थे। लेकिन उस रात उनके दरवाज़े पर आकर कोई उन्हें चैलेंज भी कर रहा था, जहां एक कार में फुल वॉल्यूम में पीपल्स पार्टी का तराना बज रहा था और गाड़ी के बोनट पर हाथ में सिगरेट जलाए बैठा था पीएसएफ का सदर नजीब अहमद। नजीब का तो वो देखते हुए तो उनकी तो जान ही निकल गई। उसको देख के भले खौफ होता था, बगैर की थी उसके, वो बगैर असले के भी नजीब था। उस वक्त हालात के हिसाब से जिस शख्सियत की या जिस लीडर की ज़रूरत थी वो उसमें हर चीज़ थी। ये कहानी शुरू होती है कराची यूनिवर्सिटी से, जहां किताबें, ख्वाब और नज़रियात जन्म लेते थे। लेकिन 1980 और 90 की दिहाई में इस जामिया को नज़रियात के नाम पर खून से भी रंगा गया, जब ये मादरे इल्मी सिर्फ तालीमी इदारा नहीं थी बल्कि एक मैदान जंग बन चुकी थी। हथियारों का इस्तेमाल, शदीद कशीदगी, वक्फे वक्फे से झड़पें। ये वो दौर था जब एक तालिब इल्म की पहचान उसकी किताब नहीं बल्कि उसकी तंजीम होती थी। और फिर इस मारधाड़ की गूंज कराची यूनिवर्सिटी से बाहर पूरे शहर ने भी सुनी। 1980 की दिहाई में पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ था। तलबा यूनियंस पर सरकारी तौर पर तो पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद जामिया में अमली तलबा सियासत रुकी नहीं। हमारे टाइम पे जिस वक्त हम तालीमी इदारों में थे, उस वक्त जमीयत थी। ज़िया-उल-हक का टाइम तक कलेक्शन वलेक्शन उस वक्त हम पहली दफ़ा देखते। अफ़गान वार शुरू हुई तो जमीयत का, जमात इस्लामी का, आपको मालूम है जनरल ज़िया हुआ करते थे, तो उनके थ्रू अफ़गानिस्तान ट्रेनिंग, लड़ाई, तो जमात इस्लामी का एक रोल रहा है। तो उस क्लाशन कल्चर जो है तो जमीयत ही लेकर आई इस शहर के अंदर। और वो बहुत कूटते थे हमको। शुरू के दिनों में हमें कूट दिया था उन्होंने, मतलब सर वर फाड़ दिया था। हर एक इस किस्म के जो दोस्त थे ना, जो एक एक करके जमा हुए, बिला वजह मारते थे बस। जमीयत का ऐसा था कि वो जिसको चाहते थे, जब चाहते थे, जो चाहते थे वो कर सकते थे। कराची यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमें मौजूद थीं। इस्लामी जमीयत तलबा, पीएसएफ, एनएसएफ और एपीएमएसओ। और इन्हीं तलबा तंजीम में से पीएसएफ का एक नाम उभरता है, नजीब अहमद। दो ही चीज़ें थी, या तो आप राइटिस्ट थे या लेफ्टिस्ट। बहुत मुश्किल, सिर्फ एक ही बैच होता था, जमीयत। आप कोई और लगाए होते तो बस आपकी कुटाई। बड़ा हिम्मत का काम होता था किसी का बैच लगाना। जमीयत चाहती थी तो लगाते थे, जमीयत नहीं चाहती थी तो नहीं लगाते थे। नजीब भाई से हमारी मेरे मोहल्ले में थे ना, आई ब्लॉक में हम लोग दोस्त थे बहुत अच्छे। साथ क्रिकेट भी खेलते थे और भी जैसी दोस्तियाँ होती हैं स्कूल की बच्चों की, वैसी दोस्तियाँ थी। उसके बाद पीएसएफ में भी साथ आए। उस वक्त आपको मालूम है हमारे लोग फांसियों पे भी चढ़े हैं। उस वक्त सिर्फ वाल चौकिंग के ऊपर 9 महीने सज़ा होती थी और 10 या 15 कोड़े लगते थे सिर्फ वॉल चौकिंग पे। नजीब भाई के बड़े भाई जो थे, नजीब भाई, जो आज मिनिस्टर भी हैं, कराची के सदर भी रहे हैं, वो उन दिनों जेल में थे। गर्मियों की छुट्टियां होती थी स्कूल की, आपको पता है, लंबी। और हम खाना देने जाते थे बाइक पे। झील देखने का शौक होता है 8वीं 9वीं क्लास में, तो हम जेल जाते थे। जब जेल जाते थे तो उस वक्त जेल में सभी होते थे पीपल्स पार्टी के, क्योंकि ज़िया का दौर था। उसके बाद फिर प्रीमेड कॉलेज में गए, मैं उर्दू साइंस में गया। नजीब अहमद से मुलाकात 84-85 से। उस वक्त हमारे कराची में क्योंकि क़यादत नहीं थी, तो हमारे 2 ग्रुप हुआ करते थे पीएसएफ के। एक वो ग्रुप जिसको आगा अमजद प्रेसिडेंट होते थे, जैसे हम जिनके साथ होते थे। एक ग्रुप में होते थे साथी इसाक साहब प्रेसिडेंट होते थे, जिसमें नजीब अहमद उनकी तरफ से, मतलब वहाँ से सेंट्रल में, और ये वहाँ से होते थे। फिर हम पीएसएफ में आ गए थे। फिर पीएसएफ में अहदेदार भी दोनों वो मुझसे पहले बने।
मुझसे सीनियर थे, मैं उनके बाद बना। बाद में जब डिवीज़न के वो सदर बने तो मैं भी कराची डिवीज़न का मरकज़ी अहदेदार था उस वक्त। बेनज़ीर भुट्टो सियासी जद्दोजहद कर रही थी, जबकि उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी अल जुल्फ़िकार बनाकर अस्करी रास्ता इख्तियार कर चुके थे। ज़िया-उल-हक की हुकूमत में अताब का शिकार होने वाली पीपल्स पार्टी में 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी ने नई रूह फूंक दी थी। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात बन चुकी थी। पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत कर रही थी और इसी मज़ाहमत में इसके सबसे मजबूत सिपाही बने PSF के कारकुन। तो फिर साथ ही साथ सदर होते थे हमारे, वो बड़ा ही टेक्टफुली चलते थे, मुसालत के साथ कंप्रोमाइज़। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नजीब भाई सदर बन गए। नजीब भाई सदर बन गए, उनकी पॉलिसी ही चेंज थी, उसमें ये नहीं थी। उसका जनाब उनका ये था, ईद का जवाब पत्थर से देना है, कोई हेड ऑन पॉलिसी नहीं है, जैसे तुम करोगे हम ऐसा करेंगे। जनाब उस वक्त तालीमी इदारों में पुलिस एंटर नहीं हो सकती थी, जैसे आज कोई इशू नहीं है, लेकिन तालीमी इदारों में पुलिस बग़ैर इजाज़त, ऊपर से इजाज़त मिलने के बगैर, वो चाहे वो रेंजर्स हो, रेंजर्स तो बाद में आई है, चाहे फ़ौज हो, वो तालीमी इदारों में एंटर नहीं हुआ करते थे। ये मेरे ख्याल में 1988 की अदाइल का वाक़या, गवर्नमेंट नहीं आई थी पीपल्स पार्टी की। जामे कराची में बहुत जुल्म शुरू कर दिया था जमातियों ने, मतलब बहुत मारना शुरू कर दिया था। हमारा जो उस वक्त सदर था साथी साहब, उसको भी उन्होंने किया था, नजीब भाई से भी झगड़ा हुआ। हमारे कुछ दोस्त आए थे सिंध यूनिवर्सिटी से यहाँ थे, जिसमें रहमतुल्लाह डोमकी साहब अभी भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो थे। एक और दोस्त थे, वो जमीयत का उनसे, क्योंकि वो नए आए थे तो उनका क्लैश बन गया वहाँ पे। तो हमारे पास 2 रूम हुआ करते थे कराची यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल थे उसमें, तो उनसे जब लड़ाई बनी तो वो लड़ाई बढ़ी। वो जमीयत ने मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि वो रूम भी उन्होंने कब्ज़े कर लिए और फिर PSF पूरी वहाँ से निकाल दी। तो NED में हमारे लोग या हम NED में आप जमा हो गए थे, और ये सब कराची यूनिवर्सिटी में थे जमीयत वाले। तो फिर फैसला किया गया, यार कोई एक काम तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये बदमाशी बैठ के बात, वो बराबरी की बुनियाद पे जब आएंगे तो बात करेंगे ना। उस दरमियान नजीब अहमद का, उनकी बहादुरी, मतलब क्या बात थी उनकी, कि वो अकेले ही अपने एक दोस्त के साथ कराची यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। वहाँ जब गेट पे जाते हैं तो गेट खुल जाता है, जब अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है तो नजीब अहमद आ गए। वो सारे जमीयत के जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनके नाजिम कहें या क्या कहते थे, वो सब जमा हो गए, उनसे बातचीत शुरू हुई है वो। तो उन्होंने नजीब अहमद को बातचीत में कहा कि भाई आपके रूम भी नहीं मिलेंगे, और मेरा ख्याल है 3 दिन PSF बैज नहीं लगाएगी। वो एक बहादुर इंसान था, उसने बोला ना रूम हम देंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि हम बैज नहीं लगाएंगे, जंग तो जंग सही। वो कह के वहाँ से निकल आए। हम लोगों ने एहतजाजन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर कब्जा किया। मैं, मेरे चंद दोस्त, रहमतुल्लाह, निसार सत्ती उस वक्त हुआ करते थे, जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं PSF के कराची के, 2-3 दोस्त, हम 4-5 थे। हमने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे हम बैठ गए। जमातियों 5000 जमात के लड़के और जमात इस्लामी के असले के साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को उन्होंने घेर लिया। वो क्लैश सुबह 9:20 या 25 मिनट पे पहली फायरिंग होती है जमीयत की तरफ से। मतलब पहला ही जो बरस्ट आता है सामने से। मुदस्सर शहर जो सेनेटर भी रही हैं, अभी MNA हैं, वो सिर्फ आई भी होती हैं, वो भी अंदर जरगमाल हो जाती हैं, तो हम सब अंदर चले जाते हैं। इतनी फायरिंग की थी उस वक्त, तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, पड़िएगा कि मकसद उस वक्त पुलिस रेंजेस अंदर नहीं आ सकती थी। हमारे 2 लड़कों को गोलियां भी लगी, रहमतुल्लाह डोमकी को गोली लगी थी। उस वक्त की इंतजामिया भी बड़ी ये थी कि भाई ये कोई बहुत ही बड़ी कैजुअल्टी आज होने वाली है, खाली ऐसे नहीं खाली PSF वाले मरेंगे, ठीक ठाक उधर भी नुकसान होगा। जमीयत ने हमें चारों तरफ से घेर के, क्योंकि असले का तो उनके पास एमुनेशन, वेपन के उनके पास कमी नहीं थी, तो उन्होंने हर तरफ से हमें घेरा हुआ था। 8-9 घंटे वो लड़ाई चलती रही। तो एक अजीब सा माहौल था, रात तक हो गई थी। तो ये था कि बस अभी ये जो थे मरे, इतना हमारा कोई वेपन का और इतना हमारा वो था नहीं, तो 7mm होती थी या रिपीटर होते थे। हम लोग NED में थे, वो वहाँ थे, तो हॉस्टल से उधर से भी हो रही थी, इधर से भी हो रही थी, उधर घेरा हुआ था हमारे लड़कों को। तो नजीब भाई, क्योंकि उनको पता था हमारे पास क्या चीज़ हैं, उनको पता था, पूरा दिन हो गया। ये था आखिरी जो कम्युनिकेशन हुई थी, या तो हम निकलेंगे गाड़ी से, जो बच गया
जो मर गया मर गया। बाहर आर्मी की गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। फिर शायद ऊपर लेवल पे जमात के जो नाजिम थे, बेनज़ीर साहबा थी, इनकी बातचीत हुई। फिर उन्होंने भी बोला कि ये बहुत हो गया है। उस वक्त कमिश्नर को ज़ियाउल का टाइम था, आपको पता है, जमात को सपोर्ट खुली थी। और नजीब भाई ने फिर फैसला किया खुद ही चले गए। अब उनकी तस्वुर भी नहीं था कि नजीब ऐसे आ जाएगा जामा कराची में। जो जामा कराची से गेट से लेके उधर तक हुआ, सिगरेट पीते हुए, बिल्कुल हम लोग भी उधर तैयार बैठे थे कि नजीब भाई हुक्म दे तो हम घुसें। मतलब हम घुसे, फिर बहुत बड़ा क्रैश होता, उसमें बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। नजीब का तो वो देखते हुए तो उनकी तो जान ही निकल गई। उसको देख के भले खौफ होता था, बगैर की थी उसके। नजीब गया तो उससे बोला हटो 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 लोग। नाजिम आ गया उनसे बात की, बोला क्या करना है, बात करनी है लड़ना है, सीधे सीधे बताओ। उनको पहले प्रेशर था ऊपर से जमात इस्लामी, बोला नहीं बात करनी है तो बात करो। तो वो बहुत बड़ा वाक़या था। उधर से चेंज आया, फिर रात को उससे मुज़ाकरात हुए। नजीब अहमद ने अपनी बात मनवाई कि भाई ये ना हम बैज उतारेंगे, हम हमारे रूम वापस मिलेंगे। फिर हमारे लड़के वहाँ से निकले बाकायदा। रऊफ नागौरी इस वक्त कराची का जनरल सेक्रेटरी है PSF का, वो लीड कर रहे थे, और भी लोग थे साथ। बाकायदा विक्ट्री दिखाते हुए निकले, नारे लगाते हुए निकले वो 5-6 लड़के, और अंदर सैकड़ों उनके खड़े हुए। उनके सामने निकलते हुए जब निकल के गए, तो वो पहला मौका था कि जमीयत को घुटने टेकने पड़े। हाँ, उन्होंने हमें मारा, हमने भी उनके साथ वही किया, उन्हीं की ज़ुबान में बात की। फिर वो सही हो गए, जमीयत वालों को हम साइज में ले आए, तो फिर हुई बराबरी। फिर अगले दिन हुए मुज़ाकरा कि भाई अब किसी को आप, जिसका बैच PSF का लगा हो, उसको आप हाथ नहीं उठाओगे। अगर उठाओगे यहाँ तो हम उधर मारेंगे। SMC में, DMC में, उर्दू, हर जगह है ना, हर जगह तवाज़ुन देखना। उसके बाद जनाब सेट हो गया वो हमसे। के बाद PSF का एक नजीब अहमद था, उसका एक उरूज आया। नजीब भाई बड़े फेमस थे क्योंकि वो जमात के खिलाफ लड़ रहे थे। फेमस तो कोई चीज़ ही नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल उंगली पकड़ के जिस तरह ही हम उनके यूनिट खुलवाते थे। आप यकीन करें, मतलब मैं क्या, अभी भी उनके हैं, हमारे जो MQM में भी हैं, जो सीनियर हैं इनके। APMSO को तकरीबन कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में PSF ने ही इंटर करवाया। बात के साथ एक बाइक पे हम दोनों बैठते थे। मैंने APMSO के यूनिट खुलवाए, क्योंकि बहुत सी तलबा तंजीमें ऐसी थी जो नहीं चाहती थी ये इंटर हो। हुकूमत मुखालिफ MRD तहरीक ने 14 अगस्त 1986 को लाहौर में जलसे का ऐलान किया, तो उस वक्त की हुकूमत ने बेनज़ीर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जलसे का मकाम कराची में लियारी में कर दिया, जिस पर हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कोई पुलिस सिक्योरिटी तो थी नहीं, ना कोई हमें कोई ऐसी बीवी को साहबा को कोई सिक्योरिटी मिली हुई थी। सिक्योरिटी जो होती थी ना, वो हमेशा से PSF करती थी। बीबी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, उससे पहले तक, बोलने के बाद भी काफिर थे तक हमने फिर पता लगा नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर की अलग सिक्योरिटी होती है। 144 लगी हुई थी। गबोल पार्क में जलसा तैयार था, लोग तैयार थे। ये था कि गिरफ्तारी नहीं देनी है, मतलब लियारी पहुंचता है। तो बीबी, क्योंकि हम बिल्कुल बीबी के इनर सिक्योरिटी में करीब होते थे, तो पूछती थी, बात करती थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, हमने बोला जैसा आप बोलें। तो बीबी ने बोला मुझे जाना है, हमने बोला बिस्मिल्लाह। और ये 2 तलवार 3 तलवार से शेलिंग शुरू हो चुकी थी। उसमें हम डॉज दे रहे थे, इधर से उधर से वो कर रहे थे शेलिंग। बीबी साथ थी। वो पानी का वो कनस्तर नहीं होता, वो उसमें सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे, वो फेंकते थी ऊपर से, और फिर वो आंसू गैस से शैल। तो आप यकीन करें कि 70 क्लिफ्टन से निकल और लियारी तक पहुंचने में शेलिंग होती रही, पुलिस डंडे बरसाती रही। आंसू गैस के शैल हमने वो पहले फ़लस्तीनियों को देखते थे ना, वो कैसे उठा के फेंकते हैं। हमने फर्स्ट टाइम वो उस वक्त वो था कि वो गरम गरम घूमता हुआ शैल उठा के किस तरीके से पुलिस पे फेंको। बीबी साहबा ने कई दफ़ा कोशिश की, वो पजेरो गाड़ी होती थी, उसका सनरूफ होता था, बाहर निकलने की, तो सिक्योरिटी में जो हमारे दोस्त होते थे वो नीचे कर देते थे, आप अंदर बैठें। हम इंजॉय कर रहे थे, डर वर नहीं था। फिर फायरिंग शुरू कर दी। तो वो मार खाते हुए, पुलिस से लड़ते, मार खाते खाते हम गबोल पार्क पहुँचे थे। फिर बाद में जाके लियारी में भी लोग जख्मी हुए, उधर बहुत और वाक़यात भी हुए, उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, जिसका अफसोस रहा भी गिरफ्तार हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर कारकुन और रहनुमाओं को खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक तैयारा हादसे में जान से चले गए। उस वक्त के कायम मकाम सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसाक़ खान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सूबे में लिसानी फसादात भी तेज़ी से फैल चुके थे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट एक नई सियासी ताकत बनकर सिंध के शहरी इलाकों में मकबूलियत के झंडे गाड़ चुकी थी। इसी दौरान
हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में फायरिंग का वाक़या हुआ। उस वक्त के अखबारात की खबर के मुताबिक 150 अफराद जान से चले गए, जिसका इल्ज़ाम उस वक्त की कौम परस्त जमातों पर लगा, जिसके बाद पूरे सूबे में लसानी फसादात मज़ीद बढ़ गए और इस खबर के अगले ही दिन कराची में इन लसानी फसादात में 60 अफराद मारे गए और फिर फायरिंग मारधाड़ का ये सिलसिला ना रुक सका। नवंबर में होने वाले इलेक्शन में IJI इत्तेहाद बना, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमाते इस्लामी, JUI के कुछ धड़े, दीगर मजहबी और क़दामत पसंद जमातें शामिल थीं, जबकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी तन्हा इलेक्शन में उतरे। उस वक्त के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नारा था वतन के मेमार या अल जुल्फ़िकार, जबकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट हक परस्ती के नारे को लेकर मैदान में आई थी, जबकि पीपल्स पार्टी आमरियत, जालिमों, गाज़िबों के ख़ात्मे का नारा लगाकर इलेक्शन लड़ी। MQM पहली मरतबा कौमी सतह पर एक ताकतवर जमात के तौर पर उभरी और अब पहली बार शहरी सिंध की नुमाइंदगी MQM के पास आ चुकी थी, जबकि दही सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत थी। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी मुहाजिर कौमी मूवमेंट की। MQM पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबात की फहरिस्त थमाकर इत्तेहादी बन गई। जब बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने पार्लियामेंट में तलबा यूनियन यानी स्टूडेंट यूनियन से आयद पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और फिर पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के ज़रिए मार्शल लॉ ऑर्डर्स को मनसूख करके रस्मी तौर पर तलबा यूनियन से पाबंदी उठा ली गई, लेकिन हकीकी तौर पर तलबा यूनियंस की बहाली 1989 में अमल में आई। तलबा अमन मार्च या तलबा मार्च के नाम से एक बहुत बड़ी रैली की थी, जिसके अंदर तमाम तलबा तंजीमों ने शिरकत की थी। तलबा के हकूक़ की बात की, तालीम के बाद रोज़गार की ज़मानत ये नजीब ने दिया, फ्री एजुकेशन, किताबें फ्री मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये लेकर आए। यूनियनें, तलबा यूनियनें थी, उसके बाद उनका कायदे तलबा उनका एक नाम था, नाम पड़ा। PSF का कोई आयन नहीं था पहले, नजीब भाई की सदारत से पहले। PSF एक ज़ेली तंजीम थी, प्रॉपर ज़ेली तंजीम थी पीपल्स पार्टी की। तो नजीब भाई ने एक आयन सोचा कि भाई एक आयन होना चाहिए हमारा, तो आयन बनाया। सीनियर लोग थे उस वक्त के, उनको जिम्मेदारी दी कि आपने बनाना है आयन, तो फिर उन साथियों ने मिलके आयन बनाया। लेकिन ये बहाली भी थोड़े अरसे रही, जिसके बाद इन तलबा यूनियंस पर फिर पाबंदी लगा दी गई। ये वो वक्त था जब तलबा यूनियंस में तलबा खुलेआम असले का इस्तेमाल करते। तमाम सियासी जमातों की तलबा यूनियन ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर कब्ज़े की जंग जारी थी। कॉलेजेस की छतों और यूनिवर्सिटीज़ में उस वक्त तलबा मोर्चा बंद एक दूसरे पर फायरिंग करते। उस वक्त के अखबारात आए रोज़ इस तरह की ख़बरों से भरे होते, जहाँ तलबा तंजीम में तसादुम में कहीं स्टूडेंट ज़ख्मी हो रहे थे तो कहीं जान से जा रहे थे। ऐसे में जामिया कराची में PSF के 3 कारकुन कत्ल कर दिए गए और इल्ज़ाम लगा उस वक्त की मुहाजिर कौमी मूवमेंट पर। अच्छा, ये जमीयत पीछे हो चुकी थी। APM में से तकरीबन हमारे पहले 7 थी, फिर थोड़ी खिलाफ हुई, PSF का वो होल्ड था। इनके आने के बाद वो APMSO, फिर APMSO तो क्या, वो पूरी MQM में इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि पूरा शहर ही एक, आपको पता है क्या था। टेंशन क्रिएट तो वैसे ही रहती थी उस ज़माने में, कब कहाँ क्या हो जाए ये पता ही नहीं चलता था। ये हमारे तीनों, हारून रशीद, सुहेल रशीद, अजीज़ुल्लाह उज्जैन, ये साथी हमारे दोस्त, खालिद डालमिया था मरूम, उसको भी गोली लगी थी। फिर एक महमूद लड़का था, वो भी बच गया था, उसको गोलियां लगी थी। नजीब अहमद की शबीह उस वक्त एक मुतहर्रिक, बेबाक और पावरफुल स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभरी थी, जिसका असर व रसूख उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से बराह रास्त था। इन्हीं दिनों शहर में एक वाक़या लोगों के कानों तक पहुँचा, और वो था कि नजीब अहमद का उस वक्त के वज़ीर आला कायम अली शाह से कारकुनों के मामले पर कोई इख्तलाफ हुआ, जिस पर नजीब ने कायम अली शाह को थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन नजीब अहमद के उस वक्त के साथी इस वाक़े को कुछ यूँ सुनाते हैं। वो वाक़या जब बताऊँ ये था कि जामिया कराची में हमारे लड़के शहीद हो गए 4। हम सख्त उसमें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हमें बोला गया कि आप लोग
खुश नहीं करोगे, रिएक्शन नहीं करोगे। हमारी गवर्नमेंट ने ये चाहते यही है कि आप भी इन लोगों को मारो और हमारी हुकूमत जाए। हमें ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन थी। उस वक्त हमारा आना जाना सीएम हाउस में कोई मना था नहीं, हमारी हुकूमत थी, हम आते जाते थे। तो जब हारून रशीद, सोहेल रशीद, अजीज़ुल्लाह उज्जैन का जब हादसा होता है तो लाजिम लड़कों ने कहीं जमा होना था, तो वहाँ कुछ जमा हुए हैं। उन्होंने बोला ये जो है शाह साहब ये आदमी है जिन्होंने मारा है, जिनके खिलाफ FIR कटी है, ये भागे नहीं। पर नजीब ने ये बोला ये बोला मैं बाबा गिरफ्तार कराऊंगा 24 घंटे में, ये वो इस किस्म की कहानी यकीन दहानी कराई गई। तो वो बताया गया जनाब कि वो जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हैं, नाम उनका इसमें ये वो। किसी जगह गए, वहाँ उन्होंने उनसे बात करने के लिए उन्होंने बोला CM हाउस आ जाओ, तो फिर वो CM हाउस चले गए। तो यही बस एक बात थी जिस पे गुस्सा हुआ था, गुस्से में थे नजीब भाई बहुत। उन्होंने बोला कि ये किस तरीके से चले गए, तो बात यही हुई थी। और कोई थप्पड़ मारने की थी नहीं थी ऐसी। जब गुस्सा हुआ, थोड़ी शॉटिंग हुई आपस में, हार्ड वर्ड एक्सचेंज हुए, तो वो बड़े आदमी क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, उठ के चले गए अपने कमरे से। बस ये बात हुई थी। और उस बात को बना दिया गया कि नजीब ने खुदा ना कहा था थप्पड़ मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, नहीं। मगर तलकलामी हुई थी और उसकी शिकायत है कि अब हम बीबी को बताएंगे कि हमारे साथ आपने क्या किया, क्योंकि बीबी की नॉलेज में भी नहीं था कि उनको बाहर जाने दिया गया। फिर बाद में शिकायत हुई, बीबी को बताया भी गया, सब कुछ आपके सामने। फिर कानून चेंज भी हुए, आफ्ताब शहबाज मिरानी उसके बाद वज़ीर आला बने। अब ये जंग यूनिवर्सिटी से निकलकर पूरे सूबे में हो रही थी, जहां MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुन रहनुमा निशाना बन रहे थे। और एक दूसरे के इत्तेहादी होने के बावजूद दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही थीं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में फायरिंग और सियासी जमातों के कारकुन कत्ल और ज़ख्मी हो रहे थे। कई दिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मोर्चाबंद फायरिंग का ये सिलसिला जारी रहता। कहते हैं ऐसी टेंस सिचुएशन में भी नजीब अहमद अक्सर अपने घर वापसी पर MQM के मरकज़ 90 पर जाकर फुल वॉल्यूम में पीपल्स पार्टी के तराने बजाते। नजीब भाई एक दिलेर आदमी था, लेकिन वो एक बड़ा क्या कहें कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा था। तो हम गाड़ी में आ रहे होते थे, हम आपस में मोस्टली हम 4-5 लड़के एक साथ ही गाड़ी में रहते, हम सीनियर्स भी होते थे, बाकी जूनियर पीछे होते थे या वो। तो नजीब भाई का जो रूट था ना आने का, तो वो अजीज़ाबाद से था। तो कभी कभी गाड़ी कहते हैं ना रोक ले यार गाड़ी, तो गाड़ी रोक लेते थे। तो वहाँ पे उनकी फील्डिंग लगी हुई होती थी, पहरे वहरे कलेक्शन लिए, वो ऐसी भरम करा रहे होते थे जैसे पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है। तो नजीब भाई आदत थी, अपनी सिगरेट जलाई, गाना लगा देते, दिल आती रुपये चांदी वापस। अच्छा कोई नहीं, हमको कोई किसी को कोई नहीं था कि हम फायर करने आया, लड़ने आया। बोला तफरी देख। अब उधर जनाब कोई पेड़ पे चढ़ा है, कोई गेट पे, कोई नीचे लेट गया, आवाज़ें आ रही हैं। बस ये तफरी होती थी उनकी 3-4-5 मिनट की, कि देख अब क्या होगा, अंदर घर बदल रहे होंगे, ये हो रहा होगा, नजीब आया। बस उसके बाद रेड ख़त्म हुआ, गाने खत्म, बोले चल भाई निकल यार। ये 90s में तसव्वुर नहीं था किसी का करने का, सोचने का। एजेंसी तो क्या, पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं करने का सोच सकता, जो वो करके जाता था, तभी तो वो नजीब था। 1990 का आगाज़ कराची में शदीद कशीदगी के साथ हुआ, जहां शहर पर कंट्रोल करने के लिए दोनों सियासी हरीफों के दरमियान तशद्दुद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। उसके बाद जो है ना, फिर कराची यूनिवर्सिटी हो गया, उर्दू साइंस हो गया, ये तमाम प्रोफेशनल कॉलेज हो गए, दाऊद इंजीनियरिंग वगैरह सारे, उनमें कुछ थे जहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई उनके साथ, ठीक ठाक लड़ाइयाँ हुई, बाकायदा एक दूसरे के लोग अगवा भी हुए, एक्सचेंज भी हुआ। और जनवरी और फरवरी के महीने में अगवा की एक और शदीद लहर देखने में आई, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM ने एक दूसरे के कारकुनों को अगवा किया। और उसकी खबरें उस वक्त के अखबारात की जीनत भी बनी, जहां दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के कारकुनों को बाजियाब कराने के लिए राब्ते भी हुए, लेकिन सब बेसूद रहा। जिसके बाद उस वक्त की अस्करी क़यादत को तस्फिया कराने के लिए दरमियान में आना पड़ा, जिसके बाद एक दूसरे के कारकुन हवाले किए गए। शदीद इख्तलाफात के बाइस MQM पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से अलहदा हो गई। माह रमज़ान था, नजीब अपने दोस्त नवीद ज़ुबैरी, खालिद डालमिया और रूफ़ी के साथ इफ्तार करके नॉर्थ नाज़माबाद में अपने घर वापसी आ रहे थे। पूरा वाक़या क्या था, उस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले उस वक्त गाड़ी में मौजूद नवीद ज़ुबैरी की ज़ुबानी सुनिए। नाला था बीच में, अगर नॉर्थ नाज़माबाद की आपने वो रोड देखी हो तो इस तरफ से हमारे थे, बीच में नाला था और इधर उसके फ्लैट थे। वहाँ से एक गाड़ी निकली और जिसमें असला था। दोस्तों ने देखा कि पीछे असला है,
तो बस फिर वो उस गाड़ी के पीछे आगे पीछे होता रहा, वो कभी हमारे पीछे लग जाती थी, कभी हम पीछे लगते थे। वो हमें ट्रैप करने के लिए किया गया था। इन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। उस दिन खालिद बिन वलीद के घर पे इफ्तार की दावत थी और बहुत लोग खड़े हुए थे। जब हम वापस इस तरीके से आए तो वो पहले से इंतजार में थे कि ये आएंगे, और गाड़ी पे 3 तरफ से उन्होंने हम पे फायरिंग कर दी। मेरे ख्याल में एक साथ तकरीबन 30 से 40 क्लैशनकोफ चल रही थी गाड़ी पे, और गोलियां ऐसे अंदर हमें पत्थर की तरह लग रही थी। अल्लाह ताला ने पता नहीं उस दिन क्या हमारे साथ वो किया, नहीं ना मरना। गाड़ी की उस वक्त की वो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी तो होती ही नहीं थी, 2 डोर गाड़ी थी, मगर सर्फ गाड़ी थी। वो बड़ी मोटी वो नहीं होती उसकी चादर, वो थी। फ्रंट शीशे से लगी है नजीब भाई को इस जगह पे और मुझे बैक पे, और खालिद डालमिया को 2 गोलियां पाँव पे लगी। उस वक्त जो है फिर हमारी गाड़ी से खालिद डालमिया के पास कशन थी नजीब भाई की, तरीके से वो गार्ड भी थे, दोस्त भी थे। उन्होंने जब ब्रश मारा है, ये वो लम्हा था जब उनका मैगजीन ख़त्म हुए थे, वो चेंज कर रहे थे, तो यहाँ से इसने जो मारा। तो उसके बाद फिर उनके लोग भागे। जो वो भागे हमें टाइम मिल गया। फिर मुझे वो पीछे रूफी बैठा हुआ था, मेरे कान पे रख के चलाई थी उसने। तो आपको पता कैसी आवाज़ होती है क्लेशन की, जब कान से पूरा ब्रश निकल जाता है। मुझको तो कुछ आवाज़ आ नहीं रही थी, मैं तो यही समझ रहा था कि गोली लग चुकी है, कि बस अब हम मर चुके हैं। तो उसने जोर से बोला था, भाई उठे। तो एकदम मैंने कहा बेटे जिंदा है यार। तो मैं नजीब भाई को फलांग के उतरा, नाले के पास नजीब भाई को उतार के बैठाया और पीछे से सीट की। मैंने कहा आजा भाई, ताकि उतर जाए। बाकी मैं फिर सीधा भागा उधर। मेरा इलाका था, मेरा मोहल्ला था, जिंदगी में वहीं बड़े हुए थे क्रिकेट खेलते हुए। मुझे पता था आगे दूध की दुकान है, ये वो। तो मैं उस तरफ भागा, मैंने कोई बाइक मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई लेके जाए। मैं भागा, फिर वो उधर से 100 मीटर ही भागाऊंगा तो मुझे बाइक यामा मिल गई। वो जानने वाला ही था मुझे, मैं तो नहीं उसको पहचान रहा था, लेकिन वो मुझे पहचान रहा था। उधर ही ले जाए बाइक, लेकिन उधर नहीं जाइएगा, इधर जाए। सब देख रहे थे। फायरिंग इतनी थी कि पूरे इलाके में गूंज थी फायरिंग की। तो मुझको तो एक ही वो था कि नजीब भाई उधर बैठा के आया हूँ, बस सीधा गया। फिर नजीब भाई को वहीं बाइक रोकी है, नजीब भाई फिर बैठे हैं। मैं चलने लगा तो बोला रुक, खालिद भी है। रूफी जा चुका था, रूफी इतना जख्मी नहीं था। वो मेरे घर का फासला रूफी का उस जगह से 100 मीटर होगा, वो भाग के उधर से निकल चुका था, ताकि जाके बताए लोगों को घर में कि ये हुआ है। उसको यही समझ आया उस वक्त, जो समझ में आया। तो फिर खालिद डालमिया मेरे साथ बैठा। अच्छा, हम तीनों पूरे होश में थे, कोई ऐसा नहीं था कि मरने वाली कैफियत किसी की नहीं थी। मैंने बाइक लगा के आगे की तो हम पे फायर हुआ। कहीं थे नजीब भाई ने बोला लाइट बंद कर, आप दिमाग देखें उसका, क्योंकि लाइट गई भी थी, अंधेरा था। अंधेरे में एक लाइट बाइक की कैसी नजर आती है, आसान टारगेट होता है। नजीब ने बोला लाइट बंद कर, मैंने लाइट बंद करी। उसके बाद फिर हमारे करीब ही रिमीडियल था। उस जगह से हार्डली 200-300 यार्ड होगा, 1 माइल भी नहीं था। तो मैं सीधा फिर रिमीडियल में किया, अंदर फ़ोन लिया। नंबर हमें ज़ुबानी याद होते थे उस वक्त। अब पहले ये मोबाइल नहीं थे ना, तो नंबर आपको चंद ज़ुबानी याद होते थे। तब मुझे पहले मैंने बनाया नॉर्थ नाजाबाद थाने का नंबर, राउंड वार होते थे वहाँ पे, तो अच्छी दोस्ती भी थी हमारी। उन्होंने नहीं उठाया फ़ोन, 2-3 बैल इंतजार किया, ज़्यादा टाइम था नहीं। फिर मैंने काट के मैंने मिलाया तमूरिया, बहादुर अली वहाँ होते थे करना। पहली बैल पे उठाया उसने। मैंने कहा बहादुर भाई नवेद बोल रहा हूँ, ज़ख्मी हो गए नजीब भाई में, हम रिमीडियल में। बोला ये फायरिंग तुम पे हो रही थी? मैंने बोला जी हम पे हो रही। रख फ़ोन भाई। उसके बाद बस वो मिनटों में वो रिमीडियल आए होंगे मेन रोड। तो वो आगा खान में मैं पहले से मौजूद था, हम दोस्त वहीं थे। वो ठीक थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो उस पर मुझे उन्होंने टोका भी कि क्या हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी खड़ा हो जाऊंगा मैं। फिर हमारा एक दोस्त जो खालिद डालमिया, जिसकी टांगों पे गोलियां लगी हुई थी, तो थोड़ा सा तकलीफ़ में वो आवाज़ें निकाल रहा था। तो मुझे कहा इसको जाके बोलो, नजीब ने कहा है कि अब आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा, औरतों की तरह चिल्ला रहे हो। तो आप यकीन कर रहे हैं, उसको मैंने जब कहा तो वो बेचारे ने अपनी आवाज़ भी बंद कर दी। मतलब एक मोहब्बत थी, जज्बे थे। फिर वहाँ इलाज शुरू है। आखिर में जब होश में आया तो पता लगा कि वो उधर की कोई सिटी स्कैन की मशीन ठीक नहीं थी। उनको रात गए लियाकत नेशनल लेके गए। फिर उसके बाद उसका जो है वो ऑपरेशन किया गया, उसमें कोई गड़बड़ हुई, क्या हुआ ये नहीं पता लगा। गए साथ से चलते हुए बड़ी खुशी से, लेकिन नेक्स्ट डे पता लगा कि नजीब भाई जो है वो वेंटिलेटर पे। उसी रात को मैं
गिरफ़्तार हुआ हूँ। फिर क्या हुआ अल्लाह जाने, बाद में पता चला कि वो केस बिगड़ गया। फिर मैं लॉकअप में ही था, उनकी डेथ हुई, तो मैं ना मुझे पैरोल पे लाया गया, आ सका बाहर, मैं कंधा भी नहीं दे पाया था। एक उर्दू बोलने वाला एक ऐसा लीडर कराची से उभर रहा था जो कि बहुत आगे जाता। ये लोगों को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को शायद, या उस वक्त के उन लोगों को उनके हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसको नजीब को शहीद किया गया।